नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं, जो कि आगामी CUET PG हिंदी, BPSC ट्री, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा अभ्यास सेट है जिसके माध्यम से आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकेंगे। कुछ विद्यार्थी कथन तर्क को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं कि इस पर आधारित प्रश्न आप कराइए। तो हिंदी के 75 प्रश्न वाली सीरीज में जाकर आप उस अभ्यास सेट को जरूर देखिए। वहां पर आपको कथन तर्क पर आधारित प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। बाकी आगे इस पे हम जरूर काम करेंगे, लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आज के प्रैक्टिस सेट को आत्मीयता के साथ आखिर तक देखने का प्रयास कीजिए और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उसको भी आप कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि वह कौन सा काव्य रूप है जो अपभ्रंश और हिंदी दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन दिया गया है गाथा, दोहा, कड़वक, प्रेमाख्यान। तो काव्य रूप की चर्चा यहाँ पर की गई है और पूछा गया कि अपभ्रंश में और हिंदी में दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शंस के आधार पर जो इसका सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा है, दोहा को अपभ्रंश और हिंदी दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि काव्य रूप है दोहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। वीर गाथा, विरह काव्य, सूफी काव्य, महाकाव्य। अब्दुल रहमान संदेश रासक दोनों शब्दों को देखने के बाद आपके मन में आदिकाल की छवि आ गई होगी। और आदिकाल की क्या खास विशेषताएं रही हैं, इस पर हमने विस्तार से प्रैक्टिस सेट कराया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उस प्रैक्टिस सेट को परीक्षा के पहले आप जरूर देख कर जाइए, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, सवाल पूछा गया कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो आप टिक लगाकर जरूर बैठ गए होंगे। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, विरह काव्य है। जबकि आप देखेंगे कि आदिकाल की खास विशेषता में वीर गाथा का जितना रासो काव्य लिखे गए हैं सभी वीर गाथा पूर्ण आधारित है, लेकिन यहाँ पर संदेश रासक एक ऐसा काव्य है जो कि थोड़ा सा भिन्न तरीके का है और विरह काव्य है। अगला प्रश्न है कि नाथ काव्य की परंपरा हिंदी कविता की किस धारा में विकसित होती है। तो नाथ काव्य परंपरा हिंदी कविता की किस धारा में विकसित होती दिखाई पड़ती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, वीर गाथा काव्य, प्रेम मार्गी सूफी काव्य, ज्ञान मार्गी संत काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। तो ज्यादातर नाथ सिद्ध कवियों का प्रभाव आप देखेंगे कि ज्ञान मार्गी संत कवियों पर पड़ा हुआ है, जिसमें कबीर का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। तो देख रहे हैं आपकी प्रश्न थोड़ा सा नए रूप में है, लेकिन अगर आपकी बेसिक तैयारी रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो किसी तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछा जाए, चाहे वो सरल पूछा जाए चाहे कठिन पूछा जाए, प्रश्न तो प्रश्न ही होता है। सही जवाब हो गया है इसका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हिंदी का पहला व्यवस्थित इतिहास क्यों माना जाता है। रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटियों के कारण, काल विभाजन के कारण, आधुनिक दृष्टिकोण के कारण, फुटकल रचनाओं के उल्लेख के कारण। तो देखने पर ऐसा लग रहा है कि सभी विशेषताएं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की हैं, लेकिन एक खास विशेषता है जो कि शायद अन्य इतिहास ग्रंथों में आपको कम दिखाई पड़े। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर फुटकल रचनाओं के उल्लेख के कारण। आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अपने पास रखे होंगे, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी हर कालखंड में उन्होंने प्रकरण बनाकर फुटकल रचनाओं को रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये उस व्यवस्था की तरफ संकेत कर रहा है जो कि वैज्ञानिक व्यवस्था कही जाती है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास साहित्य इतिहास लेखन की किस समस्या को हल करने की कोशिश करता है।
इतिहास का आधा अधूरा लेखन, समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन का अभाव, स्त्री लेखन की उपेक्षा, दलित साहित्य का अवमूल्यन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तुरंत आपके मन में इससे जुड़े हुए तथ्य आ गए होंगे कि इसके लेखक कौन रहे हैं। ठीक है, सुमन राजे द्वारा यह लिखा गया इतिहास ग्रंथ है और सुमन राजे का संदर्भ आप देखेंगे तो चौथे सप्तक से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखिए सवाल पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस समस्या को यहां पर हल करता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्त्री लेखन की उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। आधा शब्द जो है वो स्त्री लेखन की तरफ संकेत करता है। अगला प्रश्न है कि दलित संवेदना की पहली हिंदी कविता किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है अछूत की शिकायत, सुनो ब्राह्मण, सदियों का संताप, दलित की ललकार। तो दलित संवेदना की पहली हिंदी कविता किसे माना गया है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अछूत की शिकायत, जो कि हीरा डोम द्वारा लिखी गई कविता है। सन 1914 के आसपास में कविता लिखी गई। सरस्वती पत्रिका में पहली बार इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में हुआ था। और इस कविता में आप देखेंगे कि भोजपुरी भाषा का थोड़ा सा ज्यादा पुट दिखाई देता है। तो अछूत की शिकायत दलित संवेदना की पहली हिंदी कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारती क्या है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है, भारतीय नवजागरण का काव्य है, धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, अभिनव गुप्त की जीवनी है। तो बहुत ही छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछा गया कि अभिनव भारती आखिरकार क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी हुई है। अभिनव गुप्त उस जमाने के बड़े अच्छे टीकाकार माने जाते थे और उसमें से उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर जो टीका लिखी उसको कहा गया अभिनव भारती। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ध्वनि सिद्धांत का संस्थापक किसको माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट को, महिम भट्ट को। तो ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आनंदवर्धन है और कई बार तो इनका समय काल भी पूछ लिया जाता है कि किस समय के हैं, ये भी सवाल प्राय पूछा जाता है और इनकी जो रचना है उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी ध्वनि के कितने भेद किए हैं और किसको महत्वपूर्ण माना है, ये सब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ने के दौरान आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अगला प्रश्न है कि कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या कहा था। काव्य का मूलभूत सिद्धांत, काव्य का मर्म, काव्य की आत्मा, काव्य का रस। तो कुंतक जिनको कि वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, उन्होंने इसको क्या कहा था। जाहिर सी बात है कि भारतीय काव्य शास्त्र में आत्मा पर ज्यादा बात की गई है, यानी कि काव्य की आत्मा पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में देखने का प्रयास कुंतक ने किया है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो कविता के विरोधी थे क्योंकि कविता देवी प्रेरणा से रची जाती है, भावनाओं को उत्तेजित करती है, देवताओं को आमंत्रित करती है, भावनाओं का शमन करती है। तो प्लेटो कविता के विरोधी थे ऐसा आप जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या रहा। प्लेटो के अनुसार कविता देवताओं को आमंत्रित करती है, दैवी कारण की वजह से उन्होंने कविता का विरोध किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की सफलता निर्भर करती है। त्रासदी की सफलता अरस्तु का एक सिद्धांत है, ट्रेजेडी का सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम त्रासदी का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अनुसार क्या है, करुणा की गहराई पर, नायक की महानता पर, त्रासदी के लिए कारणभूत महान त्रुटि पर, लेखक की कल्पना शक्ति पर। तो इसका जो सही जवाब है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी की सफलता निर्भर करती है त्रासदी के लिए कारणभूत महान त्रुटि पर। तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। वैसे अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उन्होंने कुल 6 तत्वों की चर्चा की है, ठीक है, तो उन तत्वों को भी आगामी परीक्षा के लिए ध्यान रखिए। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत मानता है कि रचना लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की अनुभूति है, व्यक्तित्व का आदर्शीकरण है, व्यक्तित्व से पलायन है। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो कि टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया है और भारतीय बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र
का एक प्रमुख सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, जिसका प्रभाव हिंदी में अज्ञेय के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो इसके माध्यम से टीएस इलियट का क्या मानना था? इसका सही जवाब है कि व्यक्तित्व से पलायन। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत मानता है कि रचना लेखक के व्यक्तित्व से पलायन है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि कोर्सेज इन जनरल लिंग्विस्टिक्स किसकी रचना है? कोर्सेज इन जनरल लिंग्विस्टिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है पॉल एस कोहेन, नोम चोम्स्की, रोमन जैकोब्सन, फर्नांड दी सस्यूर। तो सभी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य चिंतक हैं और खास तौर से संरचनावाद, विखंडनवाद, आधुनिकतावाद, इन सबसे रिलेटेड अलग अलग। तो कोर्सेज इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के जो रचनाकार हैं, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, फर्डिनांड द सस्यूर, जो कि जिनका संबंध पाश्चात्य काव्यशास्त्र के खास वाद से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाद है आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस रचना को ध्यान में रखिए, मे भी आगे पूछा जाए इसको। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का, मातृभाषा का, विश्व भाषा का। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में 8वीं अनुसूची है और जो भाग है 17। इन सभी को भी आगे के लिए ध्यान रखिए और इन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है इस पर हमने विस्तार से अलग अलग वीडियोज में चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा नए ढंग से यहाँ पर पूछा गया है। नया ढंग क्या है, मतलब टेस्ट करने का है। कई बच्चे इसको राष्ट्रभाषा में भी डाल सकते हैं, लेकिन जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो राजभाषा ही बताएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। उसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14 सितंबर को मनाया जाता है और सन 1949 में इसकी शुरुआत हो गई थी। मतलब कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि आगे चलकर 2-3 साल के बाद 1952 के आसपास से ये दिवस मनाना जाना शुरू हुआ था। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, नया प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हिंदी लोक वृत्त 1920 से 1940 पुस्तक किस चिंतक की अवधारणा को हिंदी क्षेत्र में लागू करती है? हिंदी लोक वृत्त, जिसको कहा जाता है एक, इसको पब्लिक स्फेयर नाम से भी, इसको लोक वृत्त का मतलब क्या है? पब्लिक स्फेयर। ठीक है, तो इस अवधारणा को हिंदी में लागू करते इस पुस्तक को लेकर जो सवाल पूछा गया है, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, यूर्गन हैबरमास, चार्ल्स मेनार्ड सार्त्र। तो हिंदी लोकवृत्त का प्रभाव जो है या फिर इस पुस्तक की अवधारणा अगर हिंदी में किसी ने लागू की है तो किसका प्रभाव है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। जैसे कार्ल मार्क्स का हम पढ़ते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी, उसी तरीके से हैबरमास का है हिंदी लोकवृत्त पब्लिक स्फीयर। जब शुरुआती आप गद्य लेखन पढ़ेंगे तो उस दौरान इसका थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। पब्लिक स्फीयर, एक घेरा बनाकर लोग अपने समाज, देश और क्षेत्र के बारे में चर्चा करते रहे। तो हैबरमास की एक थियरी रही है, उसी पर आधारित है हिंदी लोकवृत्त 1920 से 1940। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है। और मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू एमए का विद्यार्थी था तो हमारे सिलेबस में हैबरमास की थियरी को पढ़ाया गया था और यह है पब्लिक स्फीयर। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि फ्रेंचेस काओर्सिनी किस विषय पर काम करने के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विदेशी लेखिका की तरफ संकेत किया गया है, लेकिन इन्होंने हिंदी में अपना महत्वपूर्ण रोल दिया है। तो किस पे काम किया है? विद्यापति की काव्य भाषा पर, हिंदी और फारसी भाषाओं के बीच आदान प्रदान पर, हिंदी साहित्य पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव पर, हिंदी लोकवृत्त पर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, हिंदी लोकवृत्त पर, यानी कि हिंदी पब्लिक स्फीयर पर काम करने के लिए जानी जाती है फ्रेंचेस काओर्सिनी।
इसको नाम थोड़ा सा अटपटा ढंग का है, लेकिन जरूर आप ध्यान में रखिए और हिंदी लोकवृत्त को भी ध्यान में रखिए। ठीक, तो कुछ ऐसे विदेशी रचनाकार रहे हैं या फिर चिंतक रहे हैं जिन्होंने हिंदी विषय पर भी काम किया हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि रामचरितमानस पर काम किया है उत्पत्ति को लेकर, जिसमें कि कामिल बुल्के का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने रामचरितमानस पर भी काम किया है। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक ये नया प्रश्न था। लगातार आप देख रहे हैं कि 2 नए प्रश्न आपके सामने दिखे होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जहां ब्रज भाषा और खड़ी बोली में थोड़ी बहुत कविताएं लिखने का प्रयास किए, लेकिन उर्दू में उन्होंने किस उपनाम से लिखा? ऑप्शन दिया गया हरिश्चंद्र, महताब, रसा, रईस। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में काव्य रचना की। एक समय था कि इन्हीं के समकालीन एक कवि थे, उन्होंने अब्र नाम से लिखा। ठीक, तो इसी तरीके से आप उन तथ्यों को भी रिवाइज कीजिए अपने दिमाग में। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1826, 1833, 1856, 1873। यानी आप जितने भी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये प्रश्न भी प्राय परीक्षाओं में आता रहा है कि कहां से प्रकाशन हुआ, कौन संपादक था। ठीक है, तो सही जवाब हो गया 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सन 1873 में भारतेंदु ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? यहाँ पर बताया गया 1873 में भारतेंदु ने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम क्या है? तो कवि वचन सुधा यहाँ पर दिया गया है, हरिश्चंद्र मैगजीन यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी दिया गया है, बाला बोधिनी। ठीक, तो इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष क्या रहा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस पत्रिका का स्थापना की थी उसका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने दो दो पत्रिकाओं का नाम प्रकाशन वर्ष एक ही लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही आगे चलकर हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जाना जाने लगा। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नारा दिया था कि हिंदी नए चाल में ढली। यह भी सवाल पूछा जाता है, हिंदी नए चाल में ढली ये किस मैगजीन से इसको लिया गया है? तो 1873 के आसपास में ये उन्होंने नारा दिया था, या फिर स्लोगन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में हिंदी के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी योगदान रहा है और तमाम उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, और खासतौर से जिन जिन पत्रिकाओं का संपादन किया इस विकल्प में वो सभी पत्रिकाएं आपको दिख रही है। ठीक है, इसका सही जवाब था ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार को मिला है? तो ऑप्शन दिया गया है अर्णव गोस्वामी, रवीश कुमार, एन राम को, शशि शेखर को। का सही जवाब है रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले जो हाल फिलहाल में 2-4 साल के अंदर में, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रवीश कुमार। अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा था? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अखबार निकाला, सही जवाब है ऑप्शन पहला, मूक नायक। काफी फेमस अखबार और परीक्षाओं में आता रहा है ये। अगला प्रश्न है कबीर के आलोचक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, राजेंद्र यादव। कबीर के आलोचक जो कि एक दलित आलोचक द्वारा लिखी गई रचना है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, डॉक्टर धर्मवीर। ध्यान में रखना है धर्मवीर भारती नहीं है बल्कि डॉक्टर धर्मवीर हैं, और इनको हम दलित आलोचक के तौर पर जानते हैं। और मुझे याद है कि एक सेमिनार में मैंने धर्मवीर को बोलते हुए देखा था, और कहा जाता है कि नामवर सिंह और धर्मवीर एक जमाने में इन दोनों का लेख एक दूसरे की प्रतिक्रिया में छपा करता था। और अब तो उस तरीके से अखबारों में लेख आता नहीं है, लेकिन एक अखबार है जिसका नाम है जनसत्ता। वो अपना रविवार का संपादकीय निकालता था और उसमें साहित्यिक आलोचकों को जगह दी जाती थी। तो एक बार नामवर सिंह का निकल रहा है तो उसके उत्तर में धर्मवीर भारती लिख रहे हैं, फिर उसके उत्तर में नामवर सिंह लिख रहे हैं। तो पाठकों में एक रुझान सा होता था कि आगे कौन क्या लिख रहा है।
बाद में सीरीज नामवर सिंह के साथ साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि भी इसमें शामिल हो गए। तो ये सारी चीजें रही हैं। कबीर के आलोचक, कबीर को स्थापित करने में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण रोल रहा, लेकिन कबीर के आलोचक पर चर्चा की है डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नाटक के केंद्र में एक दलित पात्र है? ऑप्शन दिया गया बकरी, एक और द्रोणाचार्य, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो जो इसमें नाटक दिया गया है उसमें दलित पात्र का जिक्र ऑप्शन चौथा कोर्ट मार्शल में किया गया है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। अब जितने नाटकों का नाम इसमें है कि बकरी किसका नाटक है, एक और द्रोणाचार्य किसका है, ये दोनों तो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। कबीरा खड़ा बाजार, ये काफी फेमस नाटक। कोर्ट मार्शल किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक ऋण जल धन जल किस विषय में है? किसानों की ऋण समस्या, खेतों की सिंचाई की समस्या, बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका, मिथिला क्षेत्र की लोक संस्कृति। तो ऋण जल धन जल, तो इसमें आपको अगर नहीं तैयारी है तो भी आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं कि ऋण जल यानी कि सूखा की बात की गई है, धन जल यानी कि बाढ़ की। तो सूखा और बाढ़, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका पर एक रिपोर्टाज है। ये भी ध्यान में रखना है कि ऋण जल धन जल एक रिपोर्टाज के तौर पर है फणीश्वर नाथ रेणु का। अब बड़ा जबरदस्त ये रिपोर्टाज है, जेएनयू के सिलेबस में ये लगा हुआ है और अन्य जगहों पर भी आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से हमने कुल 25 प्रश्नों पर बातचीत की। उम्मीद है कि ये 2500 प्रश्न आपके लिए ठोस रहे होंगे, सॉलिड रहे होंगे और इनको हल करके आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए इसमें और कितने प्रश्न आपके लिए नए थे। ये भी आप बताइए तो अच्छा लगेगा कि हर प्रैक्टिस सेट में कुछ न कुछ आपके लिए नई चीजें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।